धनश्री, व्हाट इज It मैम? is a blueprint of class. क्लास। इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? बोलो बोलो, गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। Object, इंटरफेस इज कलेक्शन ऑफ? object, नहीं, ऑब्जेक्ट एक अलग चीज होती है। बोलो, इंटरफेस इज कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्या होती है? इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्योंकि आपका जो क्लास होता है, क्लास क्या होता है? या फिर क्लास छोड़ दो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर है? समझ आ रहा है? जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कलेक्शन ऑफ व्हाट? नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, इतना क्लियर है? बोलो बोलो। एक हमारे पास नॉर्मल मेथड्स होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। इतना समझ आ रहा है? इतना सब हमें सबको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड क्या होती है, बराबर है? बोलो गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉर्मल मेथड क्या होती है? सबसे पहले मुझे बताओ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? हाँ बताइए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? doesn't have any body. No implementation. यस, दोनों लोगों ने सही बताया। इट डजंट हैव एनी बॉडी एंड नो इम्प्लीमेंटेशन। दोनों का मतलब सेम ही होता है, हमेशा ध्यान में रखना। इफ यू आर सेइंग इट डजंट हैव एनी बॉडी, व्हाट इट्स रिप्रेजेंटिंग? इट रिप्रेजेंटिंग दैट इट डजंट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि बॉडी ही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा? क्योंकि बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाता है ना, कि बॉडी के बाहर लिखते हो, बॉडी के अंदर लिखते हो इम्प्लीमेंटेशन। तो बॉडी ही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन व्हेन देयर इज नो बॉडी। ठीक है? तो जब भी आपको बोले कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, तो हमेशा आपको बोलना है, देखो आप इट डजंट हैव एनी बॉडी भी बोल सकते हो, बट जब आप बोलोगे इट डजंट हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन, उसका थोड़ा जो उसका अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। और इट डजंट हैव एनी बॉडी, उसका मतलब भी सेम ही है कि उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। व्हेन यू से, एक मिनट ना, जब मेरा साउंड आ रहा है गाइस, कैन यू हियर मी? आ रहा है साउंड? बोलो बोलो, साउंड आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, Yes, sir. ओके। जब आप बोलते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसका सिंपल मतलब ही होता है जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसका मतलब क्या है? बोलो, नहीं है इसका मतलब क्या है? कल ही बताया, बोलो। जिसके अंदर Body इम्प्लीमेंट, नहीं है. जिसके अंदर बॉडी ही नहीं है, राइट? तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखो, एक ही पॉइंट से दो पॉइंट बनते हैं। जैसे आप, मैंने बोला इम्प्लीमेंटेशन नहीं, आप बोलोगे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इसको बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप बोलोगे अगर इसको बॉडी नहीं है, तो बॉडी नहीं है इसका मतलब इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा। तो ये दोनों कनेक्टेड है। आप एक याद करोगे तो दूसरा आपको याद आ जाएगा, या फिर कनेक्टेड है। ये चीजें कैसा है? अगर किसी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर बॉडी ही नहीं है। जहां पे इम्प्लीमेंटेशन की पॉसिबिलिटी है, ध्यान देना, पॉसिबिलिटी तो है बट आपने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो अलग चीज बोल रहा हूँ। यानी बॉडी तो है बट आपने इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट किया ही नहीं। ये हमारी गलती है, या फिर ये हमारा खुद का वे है। ये हम जो गलती हम उसके ऊपर नहीं डाल सकते कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे बट हमने किया नहीं, वो अलग बात बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, आपको करना भी है फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी ही नहीं है। इतना क्लियर है? यस गाइस, वैष्णवी, धनश्री, योगेश्वरी, इतना क्लियर है? Yes, sir. दूसरा है Yes, नॉर्मल sir. बॉडी। नॉर्मल बॉडी का मतलब व्हाट इज माय नॉर्मल मेथड? नॉर्मल मेथड का क्या मतलब होता है? Having the body. विच हैविंग द बॉडी, राइट? एंड व्हाट वी, इफ वी आर सेइंग हैविंग द बॉडी, और अगर मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर बॉडी है, इसका मतलब क्या है? इट विल हैव सम इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ आ रहा है? ठीक है, बोलो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है गाइस? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ normal method and abstract method. Okay, fine. So this much we have know. This much we are understood very well. Fine. So there is one more thing, that you cannot create an object of abstract class. Right? आप abstract class का object नहीं बना सकते, OBJ नहीं बना सकते। बराबर है? abstract class का object बनता है क्या? नहीं बनता है। समझ आ रहा है? समझ में आ रही है बात? Yes guys.
तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं, राइट? वी क्रिएट अ नॉर्मल क्लास लाइक अ क्लास बी। अब जो क्लास बी है एक नॉर्मल क्लास है। नॉर्मल क्लास का मतलब है कि एक नॉर्मल क्लास है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसका ऑब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये समझ में आ रहा है? तो हम इसको इनहेरिट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक मिनट है, एक मिनट। ओके, तो इसीलिए हमें ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हमें दूसरी क्लासेस की हेल्प लेना पड़ता है टू इम्प्लीमेंट वट एवर देयर इज इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड भी है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो हमें दूसरे क्लास की हेल्प लेना ही पड़ता है। आपने वो मूवी देखा है हमारी अधूरी कहानी? हैव यू सीन दैट मूवी गाइस? हाँ, देखा है, नाम तो सुना होगा। तो उसी तरह का सीन नाम तो यहाँ नहीं पे है। अ, थोड़ा सिली एग्जांपल है, बट जो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इनकी कहानी जो ना अधूरी होती है। अधूरी यानी ये खुद में कुछ नहीं कर सकता, इसको करना भी हो तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इसके पास में वो पावर ही नहीं है। पावर यानी मीन्स इसका ऑब्जेक्ट आप इनिशिएट नहीं कर सकते, इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, तो वो खुद कर नहीं सकता, तो इसको दूसरे की जरूरत होती है। अधूरी इसकी कहानी कब तक होगी, जब तक कोई दूसरा क्लास आके इसको इनहेरिट नहीं करता और फिर उस दूसरे क्लास का यानी चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना के वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको ओवरराइड करना पड़ेगा चाइल्ड में और फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मल मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बाय ऑब्जेक्ट ऑफ बी, और नॉट सेइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बी, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ बी। ओके, रेफरेंस वेरिएबल। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज टोटली कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट? इनसाइड इंटरफेस यू कैनॉट डिफाइन अ नॉर्मल मेथड्स। समझ में आ रहा है? ओके, धनश्री, वैष्णवी, अंकित, समझ में आ रहा है? Yes, sir. सारे के सारे मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों की कहानी क्या होती है? अधूरी होती है। वो पूरा करने के लिए कोई तो आएगा, तो एक आता है नॉर्मल क्लास, क्लास बी। समझ में आ रहा है? अब वो इस इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा और इस इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करेगा। सपोज इसके अंदर ए बी सी डी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो इस ए बी सी डी को यहाँ पे बॉडी खुलेगी, ए को बॉडी खुलेगी, बी को बॉडी खुलेगी। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर होगा इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये नीचे जो चाइल्ड में मेथड है ये ओवरराइड हो रही है। समझ में आ रही है बात गाइस? बोलो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फर्क है? इंटरफेस में टोटली सारे के सारे मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। इंटरफेस में सारी की सारी मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, सारी। आप नॉर्मल मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल मेथड भी बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो। दोनों में कॉमन एक ही चीज है कि दोनों का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। बराबर है? इसलिए इसको दूसरी क्लास की जरूरत होती है, उसको इनहेरिट करके ओवरराइड करके फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं चीजें। समझ में आ रहा है? बोलिए। ऑब्जेक्ट, सॉरी, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये क्या होता है, ये समझ में आया? बोलो बोलो, अंकित, धनश्री, वैष्णवी, योगेश्वरी, बोलो बोलो, समझ में आया? नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। मैं बताऊंगा फिर से, जितने बार पूछोगे उतने बार बताऊंगा, बट आप पूछो नहीं समझ में आया तो। ये समझ में आया क्या, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास? बोलो, समझ आया? Yes, sir. यस बोलने में बहुत टाइम लगाते हो, आपको नहीं लगता आप यस बहुत बहुत लेट बोलते हो? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यस आया तो सही आपकी तरफ से, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास पता चल गया तो आप इंटरफेस के ऊपर के क्वेश्चन बहुत ही इजीली बना पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज प्रैक्टिस करवाता हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ओके, वी हैव टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर साइड। सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्रिएट एन इंटरफेस नेम सेव, यानी एक इंटरफेस बनेगा, इंटरफेस सेव। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है? विथ मेथड कैलकुलेट एरिया, यानी इसके अंदर कैलकुलेट
एरिया नाम की एक मेथड होगी, ठीक है। अब ये मेथड जो कैलकुलेट एरिया है इंटरफेस के अंदर, ये कौन सी होगी बोलो? इंटरफेस के अंदर कैलकुलेट एरिया वाली जो मेथड है वो कौन सी होगी? बोलो अंकित, दिनश्री, वैष्णवी, बोलो बोलो बोलो, कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट होगी। कौन सी होगी? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि नॉर्मल मेथड तो आप इंटरफेस के अंदर नहीं बना सकती। ये समझ में आया? ये एब्स्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। Yes, sir. एंड कैलकुलेट पेरीमीटर, देखो क्या बोल रहा है कि उसके अंदर दो मेथड्स हो गए, एक कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर। सो CALPERE, तो यहाँ पे पेरीमीटर लिख रहा हूँ, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगी। इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस विथ क्लासेस सर्कल एंड रेक्टेंगल, क्या बोल रहा है कि आपको दो क्लासेस बनानी है, इम्प्लीमेंट करना है ये जो भी चीजें, क्योंकि इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है। तो क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंट दिस, क्या बोल रहा है? इम्प्लीमेंट करो क्या, ये जो दो मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इंटरफेस खुद में तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सकता, तो हमें दूसरी क्लासेस बनाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस इन क्लासेस सर्कल एंड रेक्टेंगल, समझ में आ रहा है? सर्कल एंड रेक्टेंगल, तो यहाँ पे क्लास बनेगा सर्कल, सो क्लास सर्कल, ओके। अब ये इसको एक्सटेंड करेगा, समझ में आ रहा है? समझ आ रही है चीजें, ओके। और Yes, इसके sir. अंदर कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर दोनों मेथड ओवरराइड होगी। और सर्कल के अंदर हम कैलकुलेट एरिया कर लेंगे सर्कल का, पेरीमीटर कर लेंगे सर्कल का, और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। चलो इसको थोड़ा आते हैं और प्रोग्राम में समझते हैं, बिकॉज ड्रॉ करने की इतनी जरूरत नहीं है वहां पे। बहुत ही कैलकुलेशंस वाइज इसमें कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इंटरफेस के ऊपर के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर, यानी जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लोगे, ओके। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको बनाने में। क्वेश्चन रीड करना है, क्या करने को बोल रहा है वो अगर समझ में आ रहा है तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगी, विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, आई रिमूव दिस, तो ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले उसने क्या बोला है? क्रिएट एन इंटरफेस शेप, सो आई विल क्रिएट इंटरफेस शेप, ठीक है। एंड in this interface we will have a two type of method, calculate area and calculate perimeter. So I will write void calculate area, sorry, to CALARE, calculate area, and void calculate perimeter, ठीक है। इतना क्लियर है? yes guys, so we have created two abstract method inside our interface, inside our interface. तो ये दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, राइट? कैन आई से गाइस these two methods are abstract? yes, can we say like this, it is these two methods are abstract? Yes, sir. यस, Yes, sir. बट हमने इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट ऐसा लिखा क्या? No. नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इंटरफेस में सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहते हैं। वेरी गुड, इंटरफेस के अंदर सारे की सारे जो मेथड होती है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है। जो चीजें बाय डिफॉल्ट होती है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन वहां पे आपको लिखना पड़ता है। आर यू राइटिंग दिस? yes guys, are you writing, which is I will write here implicit data type conversion, like byte b is equal to 10, okay, integer a is equal to b, okay. You are not getting any kind of error here, but the type of b is byte and you are storing byte, the b का टाइप क्या है? byte. You are storing b inside integer, so b का टाइप तो byte है, फिर b किस तरह से इंटीजर में जा रहा है? यहाँ पे डेटा टाइप मिसमैच आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर ही इंटीजर के अंदर जा सकता है, बाइट ही बाइट के अंदर जा सकता है, शॉर्ट ही शॉर्ट के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रहा? यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन हो रहा है बट वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? बाय डिफॉल्ट चीजें हो रही है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? हम्म, बोलो बोलो। तो यस चीजें सर। जो बाय डिफॉल्ट होती है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो चीजें उस तरह से बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इंटरफेस जो है उसकी कहानी तो अधूरी है, पूरा करने के लिए कोई चाइल्ड क्लास लाना पड़ेगा। सो क्लास सर्कल
क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं आएगा। जब भी आप इंटरफेस को क्लास से इनहेरिट करोगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स आएगा, इम्प्लीमेंट्स शेप, फाइन, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इम्प्लीमेंट्स करूंगा या फिर इसको इनहेरिट करूंगा शेप से सर्कल को, तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी। रेड लाइन क्यों आ गई? क्योंकि क्लास ने जिम्मेदारी ली कि अब मैं सर्कल, सॉरी, जो सर्कल क्लास है उसने जिम्मेदारी ली कि अब मैं शेप जो इंटरफेस है उसके सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करूंगा। उसने जिम्मेदारी ली तो अब वो मुकर नहीं सकता। इसका मतलब है कि अब इस सर्कल को ये ऊपर वाली मेथड ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ऊपर वाले मेथड को यहाँ पे हवर करोगे तो देखो आई ये इंटेलिजे और वीएस कोड में डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है, इस पे हवर करोगे, बोला गया इंप्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना है। दो मेथड मिल रही है, कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट पेरिमीटर, ओके करोगे तो दोनों मेथड जो है वो ओवरराइड हो जाएगी अपने आप। आपको कुछ नहीं लिखना, बस ओके ओके करना है, अपने आप आ जाएगा। बट आपको नहीं करना है, आपको स्क्रैच से लिखना है तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे void calculate area, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको पब्लिक लगा देना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स में आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताने वाला हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, सेम तरीके से मैं लिखूंगा क्या, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट पेरीमीटर, दिख रहा है? पब्लिक वॉइड कैलकुलेट पेरीमीटर। तो ये इन दोनों मेथड की बॉडी अभी यहाँ पे ओपन हुई चाइल्ड क्लास के अंदर, क्योंकि इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेट एरिया में आप क्या कैलकुलेट करोगे? एरिया ऑफ सर्कल, बराबर है? समझ आ रहा है? ऊपर जो उसने बोला जो कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट पेरीमीटर, अब हमें नॉर्मल क्लास से उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित। यस। अब इस सर्कल की जिम्मेदारी है कि कैलकुलेट एरिया को करना। अब अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल अपने हिसाब से कैलकुलेट एरिया करेगा, बट कैलकुलेट तो एरिया ही करेगा। तो ब्लूप्रिंट किसने प्रोवाइड किया? इंटरफेस ने, कि कैलकुलेट एरिया के अंदर क्या होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, इसके अंदर कुछ पैरामीटर आ रहा है क्या, या फिर इसके अंदर कुछ रेडियस आ रही है कि इंटीजर रेडियस, ओके, इंटीजर आर लिखता हूँ फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म, इंटीजर आर। तो नीचे वाला जो मेथड है ये भी क्या लेगा? इंटीजर आर। समझ आ रहा है? तो ब्लूप्रिंट किसने डिफाइन किया? किसने डिफाइन किया कि इस क्लास के अंदर एक कैलकुलेट सर्कल वाली मेथड आएगी? किसने डिफाइन, किसने तय किया? तो तय किया हमारे इंटरफेस ने। और अगर इंटरफेस ने तय किया कि कैलकुलेट एरिया वाली मेथड क्लास के अंदर आना चाहिए, और अगर ये क्लास वो फॉलो नहीं करता है तो वो दे देगा एरर। तो क्लास को जैसा इंटरफेस बोलेगा वैसा फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे फॉलो करेंगे तो कुछ एरर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? बोलो। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाल देंगे? इंटीजर एरिया, एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14, बराबर है 14 इंटू आर, बराबर है? यस गाइस, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, बराबर है? समझ आ रहा है? अब यस। यहाँ पे जो Yes, sir. वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो एक फ्लोट वैल्यू है। 3.14 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी इंटीजर वैल्यू से भी तो फ्लोट वैल्यू आती है। अब वो हमें स्टोर करना चाह रहे हैं इंटीजर में, तो फ्लोट वैल्यू तो इंटीजर में नहीं आती है। यहाँ पे हमारा एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ डाटा कन्वर्जन लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? बस यहाँ पे करना पड़ेगा इंटीजर, बराबर है? इट इज हाउ वी कन्वर्ट द इम्प्लिसिट, इट इज हाउ वी डू डाटा टाइप कन्वर्जन एक्सप्लिसिट टाइप, बराबर है? समझ आ रहा है गाइस? और इसको कर देंगे प्रिंट एरिया। समझ आई बात? बोलिए बोलिए, समझ आ रहा है? यस सर। अब दूसरा हम निकालते हैं कैलकुलेट पेरीमीटर। अब सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलता है? व्हाट वी नीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बोलिए। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? हम्म, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? हाँ योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, इसने बोलो बोलो, क्या क्या होता है फार्मूला? 2 पाई आर। 2 पाई आर। यस अंकित, धनश्री, बोलो बोलो, 2 पाई आर सही है? यस सर। ओके, यस सर। 2 पाई आर, सो 2 मीन 2 into 3.14 into r square, right? So integer, so here again it is giving me some floating value, so I will write double, क्योंकि double can hold the floating value, so double perimeter, so I will write
perimeter, double perimeter is equal to 3.14, okay, 2 pi r, right? So 2 into 3.14 into r square. 2 pi means 3.14 into r, right guys? It is how we do. Only R, sir. Okay, only 2 pi r, right? समझ आ रहा है? ये बोल रहे हो ना 2 pi r? Yes, sir. अब r तो मिला नहीं, तो r कैसे मिलेगा? हमें r एज ए पैरामीटर लेना पड़ेगा, तो इंटीजर r, क्योंकि रेडियस लेना पड़ेगा ना एज अ पैरामीटर, तो यहाँ पे देंगे इंटीजर r, ठीक है, 2 पाई r। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट निकाल दिया। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मीन 2 पाई एंड r मीन्स रेडियस। ओके, अब इसको प्रिंट करवा देंगे। सो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट पेरीमीटर, सॉरी नॉट कैलकुलेट एरिया, पेरीमीटर, फाइन। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? सर्कल का। तो यहाँ पे आते हैं। सो आई विल राइट सर्कल, सो यहाँ पे लिखते हैं सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, ओके। देन C1 डॉट कैलकुलेट एरिया। अब कैलकुलेट एरिया को क्या चाहिए होगा? कैलकुलेट एरिया, इसको क्या चाहिए? रेडियस, तो आई विल राइट 12, ओके। दूसरा कॉल करते हैं C1 डॉट कैलकुलेट पेरीमीटर, इसको भी देते हैं 12। समझ आ रहा है? तो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? सर्कल का। इसके अंदर ओवरराइड मेथड कौन सी हो रही है? कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट पेरीमीटर। ये मेथड इसके अंदर आना चाहिए। किसने डिसाइड किया? इंटरफेस ने डिसाइड किया। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर रन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें आउटपुट में मिलेगा पेरीमीटर एंड एरिया। तो अगर इसको रन करें तो हमारा पेरीमीटर, ये हमारा एरिया इतना आ रहा है। सॉरी, तो मैंने थोड़ा ऊपर नीचे इम्प्लीमेंट किया है शायद से। तो मैंने पहले कैलकुलेट एरिया, तो एरिया यहाँ पे ये आ रहा है और पेरीमीटर ये आ रहा है। समझ आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. अब यही अब मुझे करना है। अब उसने क्या बोला? सेम ही प्रोसेस आप रेक्टेंगल के लिए करो। क्रिएट रेक्टेंगल क्लास, इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड an interface, calculate area and calculate perimeter. So I will again create like a class rectangle, okay. So I will write class rectangle implements shape, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब फिर से रेड लेना चाहिए बिकॉज ऊपर वाली मेथड मुझे ओवरराइड करनी पड़ेगी। आप खुद से भी लिख सकते हो, आप मैनुअली भी लिख सकते हो सेम ही मेथड इसके अंदर, तो ओवरराइड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। मैनुअली भी लिखोगे तो सेम। अब इसके अंदर कुछ फीचर होते हैं हमारे पास, तो हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब मेरे पास दो मेथड्स आ गए, कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट पेरीमीटर। बट अब ये आर लेगी क्या? अब तो ये आर नहीं लेगी। समझ आ रहा है? अब रेक्टेंगल के लिए आर थोड़ी लेगी, बट हमने इंटरफेस के अंदर एज अ पैरामीटर आर दिया है, तो हमें नीचे भी आर लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इंटरफेस के अंदर जैसे मेथड होगी उसी तरह की मेथड हमें इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ऊपर वाला इंटरफेस एज अ पैरामीटर कुछ लेता है, तो नीचे भी हमें पैरामीटर देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने सर्कल के लिए जब कैलकुलेट एरिया किया, तो मैंने रेडियस एक पैरामीटर इसके अंदर डिफाइन कर दिया इंटरफेस के अंदर, कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक इंटीजर रेडियस नाम का एक इंटीजर एज अ पैरामीटर लेगा। अब जब मैं इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर दूंगा, वो सारे क्लास को फॉलो करना पड़ेगा। सारे, वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, सबको करना पड़ेगा। बट रेडियस की जरूरत तो बस सर्कल के लिए ही होगी ना। हर एक के लिए तो मुझे रेडियस की जरूरत नहीं होगी। बाकी शेप्स के लिए मुझे सर्कल की रेडियस की जरूरत नहीं होगी। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर ना लेके मैं जो एरिया कैलकुलेट करता हूँ ना, एरिया वो स्टैटिकली कर देता हूँ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कि एज अ पैरामीटर नहीं लेता, विदाउट पैरामीटर क्रिएट करता है। क्योंकि अगर मैं पैरामीटर लेता हूँ आर, तो हर एक शेप के लिए आर आर एज अ पैरामीटर लेना पड़ेगा, नहीं लूंगा तो एरर आ जाएगा। तो हर हर शेप, बाकी शेप्स के लिए तो मुझे आर की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर रेडियस, ओके। रेडाई, आई विल राइट रेडाई इज इक्वल टू लेट्स टेक फाइन। तो नॉट रेडाई, लेट्स टेक आर, क्योंकि आर पहले से डिफाइंड है। तो बस मैं यहाँ से पैरामीटर निकाल देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर निकाला लगाया था वो निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बाकी जो शेप्स है, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो भी सारी
इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर इस मेथड में मैं आर दे देता हूँ इंटीजर एज अ पैरामीटर, तो सारे शेप्स को आर लेना पड़ेगा और बाकी शेप्स को आर की जरूरत नहीं होती है एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मैं स्टैटिकली इस कैलकुलेट एरिया के अंदर एक रेडियस डिफाइन कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? बोलो वैष्णवी योगेश्वरी, Yes, sir. पक्का पक्का समझ में आया? कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि जो रेक्टेंगल इंप्लीमेंट करेगा जब शेप को, तो उसको भी रेडियस आ रहा है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेक्टेंगल को तो जरूरत नहीं होती है किसकी, रेडियस की। तो इसलिए मैंने हर एक मेथड के अंदर एक रेडियस डिक्लेयर कर दिया कि उसी रेडियस को वो एज अ फॉर्मूला में यूज करेगा। अब रेक्टेंगल को इंप्लीमेंट करूंगा शेप, तो अब कुछ एरर नहीं आएगा, बिकॉज ऊपर जो मेथड मैंने बनाई है वो नो पैरामीटर की, तो यहाँ से हम डायरेक्टली खुद का एक वैल्यू ले सकते हैं टू कैलकुलेट द एरिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट एरिया, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, बराबर है। तो इंटीजर लेंथ ले लेते हैं, Yes, sir. L is equal to 24. Okay, sorry, so I will write here 24. L is equal to 24 and integer W is equal to, let's take 12 or let's take 17, some odd thing. Okay, so I will write integer area is equal to length into width. प्रिंट कर लेते हैं एरिया, फाइन। अब नीचे पेरीमीटर, अब बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? 2 इंटू, हाँ कैसे करते हैं इंटीजर पेरीमीटर? बोलो बोलो योगेश्वरी वैष्णवी, हाँ कैसे करते हैं? इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस, ऐसे करते हैं, हाँ Yes. एरिया, सॉरी यहाँ पे पेरीमीटर प्रिंट करना पड़ेगा ना, पेरीमीटर। अब बाकी शेप है, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का भी वैसे निकलेगा। और ट्रायंगल क्या करेगा? दोनों ऊपर की दोनों मेथड को ओवरराइट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस। अब नीचे जब सर्कल करेंगे तो सर्कल में पैरामीटर पास नहीं करेंगे, बिकॉज जो ओवरराइड हो रही है मेथड उसको कोई पैरामीटर नहीं दे रही। यहाँ पे पैरामीटर दिख रहा है क्या? नहीं। और यहाँ पे पैरामीटर क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज ऊपर भी हमने इंटरफेस के अंदर पैरामीटर नहीं दिया, तो इंटरफेस में जैसे मेथड्स होगी वैसा ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सब क्लासेस के अंदर। तो हमने रेक्टेंगल बनाया, हमने सर्कल बनाया, बाकी शेप्स भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सर्कल का इंप्लीमेंटेशन किया है। अब दूसरा करते हैं रेक्टेंगल। सो आई विल राइट रेक्टेंगल R1, R इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल और R डॉट कैलकुलेट एरिया एंड देन R डॉट कैलकुलेट पेरीमीटर। समझ में आ रहा है? और एक कैलकुलेट एरिया और कैलकुलेट पेरीमीटर ये इन क्लासेस के अंदर आना चाहिए। रेक्टेंगल, सर्कल और जितने भी सब क्लासेस है वो किसने डिफाइन किया? वो डिफाइन किया हमारे इंटरफेस ने। तो इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट की तरह से काम कर रहा है कि जितने भी क्लास बनेगी उसको सेम ही एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा जो इंटरफेस ने बताया। समझ आ रहा है? अंकित, वैष्णवी, धनश्री, योगेश्वरी, समझ आया? हाँ सर। अगर इसको रन कर तो हमें सबसे पहले मिल रहा है एरिया पेरीमीटर, देन एरिया पेरीमीटर। तो ये रेक्टेंगल के लिए है और ये सर्कल के लिए। आप इसके सामने मैसेज डाल सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर, सो दैट इज थिंग यू कैन डू। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा इनसाइट आया आपको किस तरह से करते हैं? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? इजी क्वेश्चंस है कि नहीं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है? Yes. हाँ, और आप प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगेगा आपको। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और इजी लगेंगे। तो अगर मैं इसको close करता हूँ और एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आई विल फॉरवर्ड यू दिस फाइल, दिस असाइनमेंट क्वेश्चंस। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। जब तक हम खुद नहीं लेके बैठेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला। हमें अपना तो काम खुद ही करना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू डू वर्क फॉर वॉट एवर वी वांटेड टू अचीव। खुद से बैठ के या लेक्चर अटेंड करके, क्लास अटेंड करके, यहाँ से लीव करके बाद बाद में अगर हम कुछ नहीं करते तो हमें कुछ, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो तो करना ही पड़ेगा। दूसरा आता है डिफाइंड इंटरफेस नेम व्हीकल। देखो क्या बोल रहा है, डिफाइंड एन इंटरफेस नेम व्हीकल विथ अ मेथड स्टार्ट एंड स्टॉप। समझ में आ रहा है? विथ अ मेथड स्टार्ट एंड स्टॉप। Implement this interface in classes car and bike. Provide implementation for start and stop method. So simulate starting and stopping of vehicle. यानी क्या बोल रहे हैं? तो एक इंटरफेस होगा जिसका नाम है व्हीकल, उसके अंदर दो मेथड होंगे, स्टॉप और स्टार्ट। अब आप क्या करो, दो क्लासेस बनाओ
कार एंड बाइक, उसके अंदर दोनों मेथड जो इंटरफेस के अंदर है वो इम्प्लीमेंट करो। कार अपना चलेगा, कार रुक जाएगा, बाइक चलेगा, बाइक रुक जाएगा। बाइक के लिए आपको अलग से इम्प्लीमेंट करना है और कार के लिए अलग से इम्प्लीमेंट करना है, बट इम्प्लीमेंट तो एक ही हो रही है चीज जो इंटरफेस ने बताई है। तो यहाँ पे सेम ही चीज करते हैं, बहुत ही ईजी काम है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत प्यारा से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इंटरफेस शेप निकाल देते हैं। अब नीचे से हमने ये सारा बना, ये भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आता है, सो आई विल राइट इंटरफेस व्हीकल। ओके, व्हीकल फाइन। इसके अंदर दो मेथड होगी, void stop एंड void start। फाइन, इतना समझ आ रहा है। अभी दूसरी क्लास बनेगा, क्लास कार इम्प्लीमेंट्स व्हीकल। बराबर है, समझ आ रहा है। धनश्री Yes. वैष्णवी, अब इसको क्या करना है, ओवरराइट करना पड़ेगा, बस ओवरराइट करते हैं। अब दो, एक स्टॉप आ गई, एक स्टार्ट आ गई। अब स्टॉप के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, कार इज स्टॉप। ठीक है, अब इसके अंदर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कार इज स्टार्टेड रनिंग। फाइन, कार स्टार्टेड रनिंग। अब दूसरा क्लास बनाता हूँ, क्लास बाइक इम्प्लीमेंट्स व्हीकल। फिर से इसमें ओवरराइड करना पड़ेगा, ओवरराइड करते हैं, इम्प्लीमेंट्स मेथड स्टॉप एंड स्टार्ट। अब यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन बाइक इज स्टॉप्ड, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन बाइक इज स्टार्टेड। सो आई डोंट हैव टू राइट हियर स्टार्टेड रनिंग, बिकॉज स्टार्ट ही की है कार, तो स्टार्ट का मतलब रन नहीं होता। स्टार्ट कर में गियर डालना है, क्लच दबाना है, राइट, क्लच छोड़ना भी है गियर चेंज करते टाइम, है ना। तो यहाँ पे बाइक की स्टार्ट, बाइक की स्टॉप, कार स्टार्टेड, कार इज स्टॉप। सो दिस इज व्हाट आई हैव डिड। अब कार को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाइक का, सो आई विल लेट car. You can write car. Doesn't mean if you will write car, it will not give you any kind of error. Car. You can write car is equal to new car. It will not give you. You can give the reference variable name and object name as a same. It is not an object name, it is a reference variable name. It is a type car. So we'll write car dot start and car dot stop. So we'll create object of bike now. So bike is equal to new bike dot start और बाइक डॉट स्टॉप। ठीक है, टू स्ट्रिंग नहीं, डॉट स्टॉप। समझ में आ रहा है गाइज? यस, आर यू गेटिंग दिस? अंकित, हंसनी, वैष्णवी। अब Yes, sir. कार भी क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, स्टॉप और स्टार्ट। बाइक भी कर रहा है स्टॉप और स्टार्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, बट ये किसने डिसाइड किया कि बाइक के अंदर स्टार्ट टू स्टॉप आना चाहिए? इंटरफेस ने। तो ये इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। और अगर कार ने मना कर दिया, बाइक ने मना कर दिया कि मेरे अंदर स्टार्ट वाला फंक्शन नहीं होगा, तो वो दे देगा एरर। आ रहा है यहाँ पे एरर, रेड लाइन आ रही है, तो इसको करना ही पड़ता है इम्प्लीमेंट, और जैसा बताया वैसा ही करना है। यानी अगर बाइक कुछ, अगर ये स्टार्ट और स्टॉप कुछ पैरामीटर ले रहा है, तो नीचे वाले मेथड भी कुछ पैरामीटर लेगी, अपने मन से काम नहीं करेगी। इसको अगर रन करें तो हमारे पास क्या आएगा, कार इज रनिंग, कार स्टार्टेड, कार स्टॉप, बाइक स्टार्टेड एंड बाइक इज स्टॉप। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी के जितने क्वेश्चंस है इसके ऊपर, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, नॉर्मल क्लास बनाना है, उसके अंदर ओवरराइड करना है और वो मेथड इंप्लीमेंट करना है। हर एक क्लास अपने अपने तरीके से अलग इंप्लीमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे बोला है, क्रिएट ए इंटरफेस एनिमल with method sound, implement this interface in the classes dog, cat and cow, provide implementation for the sound method to represent the sound of each animal। समझ में आ रहा है? समझ आ रही बात? और ऊपर देखो, डिफाइंड इंटरफेस बैंक अकाउंट विद द मेथड डिपॉजिट विड्रॉ। देखो, अब डिपॉजिट के अंदर क्या बोल रहा है कि डबल अमाउंट आएगा, डबल होगा उसका टाइप और अमाउंट एज अ पैरामीटर आएगा। विड्रॉ डबल अमाउंट, इंप्लीमेंट दिस मेथड इन अ क्लासेस सेविंग अकाउंट, यानी एक दूसरा सेविंग अकाउंट, एक नॉर्मल क्लास बनेगा, उसके अंदर इंप्लीमेंट होगी। प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेथड टू मैनेज द सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? विड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट जो बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा जितना आपने निकाला।
और जब आप डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, बैलेंस प्लस में बढ़ जाएगा। अगर आपने 100 रुपये डाले तो प्रीवियस बैलेंस और प्लस 100 रुपीज वो ऐड हो जाएगा और आपका जो जो भी बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. बराबर। कितनी इजी क्वेश्चन है। डिफाइन इंटरफेस नेम कैलकुलेटर विद मेथड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। इंप्लीमेंट दिस मेथड विद द क्लासेस बेसिक कैलकुलेटर। क्या बोल रहा है, एक क्लास बनाओ बेसिक कैलकुलेटर, प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऊपर जो कैलकुलेटर है उसी को ओवरराइड करके हमें करना है। नीचे क्रिएट इंटरफेस ऑफ नेम बैंक विद द नेम कैलकुलेट इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल डबल यहाँ पे दे रहा है डबल एज अ पैरामीटर, प्रिंसिपल डबल रेट डबल इंटीजर टाइम, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो इसके लिए एक हमें एक दिया हुआ है डबल प्रिंसिपल डबल रेट और डबल इंटीजर टाइम एंड डिस्प्ले इंटरेस्ट। Implement this interface in a class saving bank, provide implementation of calculating displaying and interest on saving। कुछ क्वेश्चन अगर आपको, आप पहले सोचो, और इट्स फाइन अगर आप किसी का फॉर्मूला देख लेते हो कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट, उसके बाद में फिर आप उसी क्वेश्चन पे आ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे डबल मिल रहा है, यहाँ पे रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है और टाइम मिल रहा है। ओके, तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, इट्स टोटली फाइन। डिफाइन इंटरफेस नेम एम्प्लॉय विद द मेथड कैलकुलेट सैलरी एंड डिस्प्ले डिटेल्स। Implement this interface in the classes manager, clerk, provide implementation for calculating salary and displaying details in each type of employee। है ना इजी। 10 क्वेश्चन है और इससे आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी ऑन द इंटरफेस।